हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए जो शिक्षण अभिरुचि का 40 नंबर का क्वेश्चन होना है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिकली जो कमज़ोर वीकर सेक्शन से फैमिली से जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कैसे माहौल की आवश्यकता होती है क्लास की। चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग की भाषा सीख सकें। तो दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको क्लास के जो माहौल की आवश्यकता होती है वो उनको क्या करती है दोस्तों, वो उनके सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और प्रतिभाशाली यानी कि जो ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो दोस्तों, जो कक्षा में जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं और जो ब्रिलियंट टाइप के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो आवश्यक हस्तक्षेप जो है वो निर्भर करता है किस पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी देने पर, ठीक है? और टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर या उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो दोस्तों, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो माहौल कैसा होना चाहिए कि टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग पर, ठीक है? अगर टीचर जो है प्रेरित होकर यानी कि प्रेरक के तौर पर निर्देशन कर रहे हों, तो वो बच्चे भी बिल्कुल क्रिएटिव बच्चे और ब्रिलियंट बच्चे जो है वो भी उनके आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्यों अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो भी उस अपने कार्य में जो है कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अभियोगिता का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, जो टीचिंग एबिलिटी होती है, अभियोगिता होती है, वो क्या होती है, ठीक है, एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शिक्षण अभियोगिता होती है उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। तो उसी को हम कहते हैं शिक्षण अभियोग्यता, ठीक है दोस्तों। इसीलिए शिक्षण अभियोग्यता टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक, अगर किसी को शिक्षक बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर शिक्षण कार्य के लिए एक अपेक्षित सभी प्रकार की योग्यताएं होनी जरूरी हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा, अगर एक शिक्षक है तो शिक्षक को अपने ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, जो शिक्षक है उन्हें जो है अपने ज्ञान के अलावा जो अपने इंटरनल नॉलेज है उसके अलावा अपने विद्यार्थियों के अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, या विपरीत परिस्थितियों में संयम व संतुलन न खोना, उसके अलावा है समय का सदुपयोग, और ये सभी। तो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए, उन्हें जो है ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास भी करने का आदत डालनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में संयम रखना, इनके मॉडरेशन एंड रखना भी ज़रूरी है, और समय का सदुपयोग करना भी सिखाना ज़रूरी है। तो ये चार के चार ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, तीन के तीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, या रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो क्या होनी चाहिए, जब वो छात्र को केंद्रित करके पढ़ाया जाए,
ठीक है दोस्तों? पाठ्यक्रम केंद्रित हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जैसा दिया रहता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है छात्र उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा हो। उसके अलावा रोज़गार केंद्रित भी ज़रूरी नहीं है, समाज केंद्रित भी ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे की खुद की एबिलिटी है, उसके अंदर की जो योग्यता है, उसके आधार पर शिक्षण कार्य करना ही एक सार्थक शिक्षण प्रणाली कहलाती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इस आधार पर जो है अगर देखें तो नौकरी ग्रहण करना भी इसका टारगेट नहीं होना चाहिए। मानसिक योग्यता का विकास, केवल मानसिक योग्यता का विकास करना ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता दोस्तों। एजुकेशन जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट मांगती है। और छात्रों को साक्षर बनाना ये भी नहीं है, बट इनमें जो सबसे बेस्ट है दोस्तों वो क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अगर कंप्लीट अगर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा बालक का, तो वो जो है वो एक अच्छा एम ऑफ एजुकेशन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, ये तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जो है आपके जो एम ऑफ एजुकेशन है उनको तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं का भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब जिस क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस क्लास के बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उसके आधार पर करिकुलम कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण अनुसंधानों को, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों कि स्टार्टिंग में ही आप रिसर्च कर रहे हैं और अपने टीचिंग के रिसर्च अपनी क्लास के उन बच्चों पर अप्लाई कर रहे हैं जो जो है आपके जो आपने एम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के रूप में ले रखे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का टारगेट होना चाहिए, छात्र की आवश्यकता, रुचि और योग्यता का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ एक करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में आप, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। भाषा शिक्षा सिखाने सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो दोस्तों अगर आप भाषा से किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके लिए आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को? तो दोस्तों जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं तो उसके लिए किस चीज़ का मेन महत्व है? वो है सामाजिक अंतःक्रिया को। ठीक है, कि बच्चे ने समाज में किस चीज़ को महत्व देना है, यानी कि उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में अगर हिंदी भाषा बोली जाती है और आप बच्चे को खाली इंग्लिश 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 सिखा रहे हैं तो वो समाज में कैसे सरवाइव करेगा? क्योंकि समाज में उसके जो लैंग्वेज है उसका कोई रेस्पॉन्स देने वाला नहीं होगा। ठीक है ना, अगर कोई रेस्पॉन्सिव नहीं होगा तो वो समाज में कैसे अंतःक्रिया करेगा, अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की बोली भाषा अलग है, तो हमको बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसे ही बच्चे के साथ भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो भाषा सिखाते वक्त तो जो है सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। अब भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? तो लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। तो दोस्तों जो भाषा किस लिए यूज़ होती है? भाषा केवल लिखने के लिए यूज़ नहीं होती है, केवल सुनने के लिए नहीं होती, केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं होती है। भाषा जो दोस्तों ये होती है आपका संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण को इंग्लिश में अगर आप समझें दोस्तों, ये होता है कम्युनिकेशन।
ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंतर्गत ये आता है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्योंकि हम भाषा के द्वारा ही अपने बातों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, यानी कि दूसरे तक अपनी बातों को रख पाते हैं। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? संप्रेषण करना, यानी कि सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चे जो हैं जो लिखित कार्य करते हैं क्लास में, उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, ये ऑप्शन दिया है। इसके अलावा अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो दोस्तों अगर जब लिखित कार्य अगर बच्चे से कराया जा रहा है, तो शिक्षक को ऐसा नहीं कि जब खाली समय मिले तब वो कॉपी चेक करे। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो इट मीन्स आपको कॉपी चेक करने का भी कर्तव्य है दोस्तों। अगले सप्ताह में कैसे भाई? अगले सप्ताह तक क्या बच्चा गलत लिखते रहेगा? सप्ताह के अंत में रविवार को, ये क्या मतलब होता है कि हफ्ते में एक ही दिन चेक करेगा क्या? तो ये जो है लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद, जब भी कोई लिखित कार्य कराया जाता है, तो उसके तुरंत बाद जो है दोस्तों क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसकी कॉपी जांच देनी चाहिए और उसमें जो प्राप्त कमियां हैं उनको सुधारने हेतु बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। और उसके बाद दंडित नहीं करना है बच्चों, ठीक है? दंड देने की प्रक्रिया समाप्त करनी है। केवल उसको प्रेरित करना है कि यहाँ पर आप ऐसे शुद्धिकरण कर सकते थे, ये शुद्ध हो सकता है, ये अशुद्ध था। इस तरीके से बच्चा नेक्स्ट टाइम पर जब लिखेगा, तो मोटिवेटेड होके नेक्स्ट टाइम पे वो अच्छा लिखेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ऑप्शन है पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव या खेल का मैदान। तो छात्रों में जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक का मतलब होता है सामाजिक होना बच्चे का। और सामाजिक बच्चा कैसे हो सकता है दोस्तों? खेल के मैदान में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा दोस्तों क्या करता है? ग्रुप में खेलता है ना। तो दोस्तों के साथ मिलता है, सब कुछ होता है, बिहेवियरल टर्म में अपना डेवलपमेंट करता है, सब कुछ करता है। तो उसको ग्रुप चाहिए, और ग्रुप कहाँ मिलेगा उसको? अपने खेल के मैदान में मिलेगा दोस्तों। तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास बेस्ट है, और हम इसी प्रकार की क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास को जो है अभी कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब देते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, तो एक प्रिंसिपल अगर है तो प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए दोस्तों? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, छात्रों के लिए प्रेरणादायक या अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो तीनों ऑप्शन मिले हैं, तीनों अपने आप में एक जो है यूज़फुल हैं। क्योंकि छात्रों के लिए एक प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल की अपनी छवि खराब रहेगी दोस्तों, उस विद्यालय के बच्चे कैसे डेवलप कर पाएंगे? वो तो अपने गुरुओं को, अपने अध्यापकों को, अपने जो शिक्षक हैं और अपने प्रधानाचार्य को क्या मानते हैं? वो एक आइडल मानते हैं बच्चे। ठीक है, और अगर प्रधानाचार्य ही अच्छा ना हो तो कैसे होगा दोस्तों? तो छात्रों के लिए प्रिंसिपल क्या है? एक प्रेरणादायक है। और अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए। अब जो है अगर टीचरों में और प्रिंसिपल में आपसी फूट है तो उसमें कैसे विद्यालय सही से हो सकता है? तो बच्चे उससे अच्छा नहीं सीख पाएंगे। कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए, पूरी व्यवस्थाओं को सही मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्रीवियस पेपरों को देखोगे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कोई शिक्षिका कोई शिक्षिका है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर
सकती है। तो दोस्तों अगर हमें किसी ज यदि कोई शिक्षिका है या शिक्षक है, अगर उसको अपने बच्चों को क्या करना है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड करना है, ठीक है? एज़ ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करना है, ठीक है? क तो उसमें क्या है कि दोस्तों वो कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उत्प्रेरित करने का मतलब होता है कैटलिस्ट की तरह कार्य करना, यानी कि उनको प्रोत्साहित करना, उनके अंदर एक मोटिवेशन लाना कि हाँ, हमें पढ़ना है अध्ययन के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक तो प्रतियोगितात्मक जो है परीक्षण से, ठीक है? तो प्रतियोगिताएँ डेवलपमेंट करके या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, बिल्कुल गलत। टॉफ़ी बिस्कुट स्कूल में नहीं बाँटना है बच्चों, ये सॉरी भावी अध्यापकों, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना, सॉरी फॉर दैट। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम नहीं देना है, ठीक है? बच्चों को टॉफ़ी दे दो, बिस्कुट दे दो या अपने उस और बच्चों को प्रसन्न कर दो, तो ऐसे कोई मोटिवेटेड होता है बच्चा पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं होता। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आपको आप से ऐसा अपने इस तरीके से मोटिवेटेड उसको करना पड़ेगा कि बच्चा खुद में सेल्फ मोटिवेटेड आ जाए कि हाँ, मुझे ये करना है, कि मेरे अध्यापक ने ऐसा कहा है, मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा है। उसमें चिंता और डर पैदा करके बिल्कुल नहीं, डर और चिंता तो दोस्तों अब जो है फ्यूचर में टीचिंग में बिल्कुल आप सोचना भी मत कि डर पैदा करके और ये पॉसिबल होगा। तो कैसे होगा दोस्तों? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके, क्योंकि अगर एक शिक्षक अपने अंदर एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और साथ ही उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, तो और बच्चे के अंदर जो है उसके अंदर एक व्यक्तिगत टारगेट दे दिया जाए इसको, और उसके अंदर उसको उसको सफल करने में उसकी हेल्प करके, ठीक है? तो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको टीचर की बार बार हेल्प मिलती रहेगी और साथ ही साथ उसके अंदर एक टारगेट होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो दोस्तों अब जो ये है, इसमें शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो आपके अनुसार शिक्षण की जो योजना पद्धति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या प्रोजेक्ट केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? तो दोस्तों जो शिक्षण की योजना हमने बनानी है, हमने जब पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं, तो वो पाठ्य योजना किसको टारगेट करके करना है? शिक्षक को? बिल्कुल गलत है। प्रोजेक्ट पद्धति? बिल्कुल नहीं। ठीक है? प्रोजेक्ट केंद्रित, अब आप प्रोजेक्ट लेके उसको फोकस किया और आपने जो है बच्चे का लेवल नहीं देखा कि कौन-सा बच्चा है, किस लेवल का बच्चा है, कितना होशियार है, क्या है, उस लेवल को देखा नहीं, आपने प्रोजेक्ट रख दिया बहुत हैवी वाला, तो बच्चे को क्या ही समझ में आएगा दोस्तों। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होकर भी कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया है बालक केंद्रित। अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड रहेंगे ना दोस्तों, तो आप क्या होंगे? सक्सेस टीचर बनेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान दें। चाइल्ड सेंटर्ड होके स्टडी कराएँ फ्यूचर में जब आप अध्यापक बन जाएँगे, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। शिक्षा शक्ति व एवं सत्ता का स्रोत है। तो शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। दोस्तों जो शिक्षा है वो है शक्ति और सत्ता का स्रोत है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बालकों के लिए है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बालिकाओं के लिए भी तो है। ठीक है? तो ये तो रॉन्ग हो गया सीधे-सीधे। बाकी क्या है? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए तो है ही, महिलाओं के लिए भी है, उसके अलावा पिछड़ों के लिए भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ए और बी दोनों। तो शिक्षा, शक्ति और सत्ता का स्रोत किसके लिए है? महिलाओं के लिए भी और पिछड़े के लिए। अब जो चीज़ जो पिछड़ रही है जो चीज़, उन वो आगे आ सकते हैं, किसके बेस पे? एजुकेशन लेकर। एक अच्छी एजुकेशन लीजिए और अपना अच्छे पदों पर जाइए, तो आपका सत्ता का जो है आपकी सत्ता मजबूत हो जाएगी। आप अच्छे पदों पर जाएँगे तो आपको सभी लोग पूजेंगे, ठीक है ना? आपकी पूछताछ ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है हो सकता है। तो पिछड़े के लिए भी ये चीज़ होना ज़रूरी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शिक्षक का मूल कार्य क्या है दोस्तों? एक शिक्षक का मूल कार्य क्या है? छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्र को उनकी गलतियाँ बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना या छात्रों के लिए स्व अध्ययन में सहायता करना। तो दोस्तों जो एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है, मूल कार्य क्या है दोस्तों?
अध्ययन के लिए वातावरण अनुकूल तैयार करना, यानी कि एक अच्छा माहौल तैयार करना बच्चों के लिए, ठीक है? जिससे बच्चे अध्ययन करने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें कि हाँ, हमें क्लास पढ़नी है। तो उनके अंदर खुद ही एक पोटेंशियल, उनके अंदर एक एनर्जी बनी रहे, ठीक है दोस्तों? तो अध्यापक का मूल कार्य क्या है? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत है, और वो भी शिक्षित बेरोजगारी दोस्तों, ठीक है? क्योंकि शिक्षित बेरोजगार जो होता है वो हर प्रकार के कार्य को करने से भी जो है चूकता है, मतलब जी कतराता है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, क्या आप इसको मानते हैं? शिक्षा का व्यापक प्रसार, या उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है दोस्तों, उसका कारण क्या है प्रमुख? यहाँ पर आप ऑप्शन समझ गए होंगे। इसका मुख्य कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। तो एजुकेशन तो दी जाती है दोस्तों, बट उसमें जो है एम लेस एजुकेशन है। क्या है? एम लेस है दोस्तों, ठीक है? तो एमलेस एजुकेशन होने के कारण भारत में क्या हो रही है? शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस की आवश्यकता है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? तो कौन से प्रकार का कक्षा नेतृत्व जो है सबसे उत्तम माना गया है दोस्तों? ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, दूसरा है सभी का मिलना जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। तो दोस्तों जो आपका कक्षा नेतृत्व जो है किस प्रकार का होना चाहिए? तो सामान्य सी बात है कि क्लास में सभी को बराबर इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है ना? तो सभी को बराबर इम्पोर्टेंस मिलेगा तो दोस्तों कोई भी बच्चा जो है अपने आप को गिल्टी फील नहीं करेगा, और प्रेशर महसूस नहीं करेगा क्लास में कि यार दबाव में है, टीचर का डर है। तो एक तो टीचर का डर नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है? बच्चे के अंदर बिल्कुल भी टीचर का बहुत ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर उससे क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई के से जी चुराने लग जाता है, या उस क्लास से जो है पीछे हटने लग जाता है। तो कक्षा का नेतृत्व सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए लोकतांत्रिक, ठीक है दोस्तों? लोकतांत्रिक होने चाहिए, प्रभुत्ववादी भी नहीं होना चाहिए, सभी का मिला-जुला रूप भी नहीं होना चाहिए, प्रयोजनवादी भी नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर बच्चे को आवश्यकता है बहुत ज़्यादा अपने स्थिति अगर बच्चे की खराब हो रही तो वहाँ पर उसको डाँटना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू उसको डाँट-फटकार लगाते रहें जिससे बच्चा क्लास में आने से ही दूर हटे। तो ऐसा नहीं करना है, लोकतांत्रिक होना है, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो दोस्तों कौन सी विधि इनमें से ऐसी है कि जो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट है? तो देखते हैं, भ्रमण विधि, या प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि। तो दोस्तों कौन सी विधि सबसे बेस्ट है इसमें, जो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से है? तो दोस्तों अगर हम प्रोजेक्ट देते थे तो बच्चा कोई वास्तविक अनुभव नहीं करता, ठीक है? वो हालांकि मतलब उसके अंदर 50% उसको वास्तविक अनुभव होता है, बट 50% उसमें जो है कहीं न कहीं उसको कहीं न कहीं हेल्प मिल जाती है। भाषण विधि से कुछ नहीं होता दोस्तों, पाठ्य पुस्तक विधि भी कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड जो है दोस्तों भ्रमण विधि है, ठीक है दोस्तों? टूर करा दो बच्चे को, और वो टूर से क्या करेगा बच्चा, भ्रमण करा देंगे, तो बच्चा उस चीज़ को स्वयं देखेगा, अनुभव करेगा, उस माहौल में जाएगा, तो उसको वास्तविक अनुभव जो है उसके हमेशा माइंड में लाइफ टाइम रहते हैं दोस्तों। और ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? तो भ्रमण विधि सबसे बेस्ट विधि है। अगर इसमें भ्रमण विधि नहीं होता दोस्तों, तो इन तीनों में फिर प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट रहती, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, किसी प्रारंभिक कक्षा में किसी प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। तो प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य होगा वो विद्यार्थियों को क्या उत्प्रेरित करना होगा? रटकर याद करने के लिए,
उससे वे प्रत्यास्मरण रिकलेक्शन करने में अच्छे बने, या दंडात्मक यानी प्यूनिटिव उपायों का उपयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, या ऐसे काम करें जिससे परीक्षा के अंक में वे अच्छे अंक पा सकें, या सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो दोस्तों एक किसी प्रारंभिक कक्षा में अगर प्रभावशाली शिक्षण करना है तो शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही होगा, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो ये चीज़ होना इसमें ज़रूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण अभियोगिता का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षण जो अभियोगिता होती है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण अभियोगिता का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वो होता है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी प्रकार की योग्यताएं। तो उसको हम कहते हैं शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि? तो दोस्तों क्लास में अनुशासनहीनता कब डेवलप हो जाती है? यदि जब क्या क्या होता है, बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, या बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, या बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या ये सभी। तो दोस्तों एक कक्षा में अनुशासनहीनता कब होती है? जब बच्चों को दोस्तों क्या होता है, जब बच्चों को व्यस्त रखने हेतु पूरा काम न दिया जाए। ठीक है, अगर बच्चे व्यस्त रहेंगे अपने कार्यों में तो कोई अनुशासनहीनता नहीं होती है। यानी कि टीचर को अपनी ओर से बच्चे को पूरी तरीके से जो है मैनेज करके रखना पड़ेगा, तभी बच्चा अनुशासनहीनता नहीं कर पाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 है दोस्तों, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से। अब देखिए संवेग क्या होता है और संज्ञान क्या होता है दोस्तों। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या संबंधित हैं। तो संवेग और संज्ञान दोस्तों आपस में क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। संवेग जो है इमोशंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, इमोशंस होते हैं, अंदर डेवलप होते हैं, खुद के बच्चे के अंदर खुद डेवलपमेंट होते हैं संवेग इमोशंस। और संज्ञान का मतलब होता है बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है संज्ञान करना। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं दोस्तों, ये हैं आपके स्वतंत्र चर हैं, दोनों के दोनों आपस में। ठीक है, एक दूसरे से आश्रित नहीं हैं या पूर्णतः अलग नहीं हैं, स्वतंत्र हैं बट पूरी तरीके से अलग भी नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके इसके तीनों कोण हैं। तो एजुकेशन क्या है दोस्तों? एजुकेशन एक प्रकार की थ्री डायमेंशनल जो है ना दोस्तों, क्या है, एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। ठीक है, और इसके तीनों कोण हैं। ठीक है, अब इसके तीनों कोण क्या हैं दोस्तों? आपके जो है देखो, अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन दिया है, छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश पाठशाला, छात्र शिक्षक, छात्र पाठशाला और ज्ञानार्जन, छात्र अध्यापक और ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। ये किस आधार पर दोस्तों, एक तो स्टूडेंट मेन मैटर करता है। ठीक है, और स्टूडेंट नहीं होगा तो शिक्षक का क्या रोल है फिर? ठीक है, और शिक्षक स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, तो क्या ही सीखेगा। और तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, वो किस परिवेश में रह रहा है। ठीक है, समाज पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोसाइटी भी मेन वैल्यू करती है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो ये सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है। छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश तीनों दोस्तों शिक्षा शिक्षा की एक त्रिकोणीय प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों कोण इसके होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने से हाथ उठाते हैं
तो जो बच्चे अगर किसी शिक्षक ने प्रश्न पूछ दिया और उसका उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, तो उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते, ये भी गलत है। वे पढ़ने में तेज़ होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में तेज़ ही हों और हाथ उठा रहे हों, वो तो डिपेंड करता है। उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं, गलत भी। ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऐसा नहीं कि जो बच्चे क्लास में आपसे कह रहे हैं कि भई आपने प्रश्न किया क्लास में और बच्चे ने हाथ उठा दिया। अब आप सोच रहे हैं कि बच्चा तो ब्रिलियंट ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या जिज्ञासा होती है कि मैं आंसर पहले दे दूँ, ठीक है? तो वो अगर ऐसा सोचते हैं कि हम आंसर पहले दे दें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, अपने हाथ को पहले रेज़ कर मतलब ऊपर खड़े करता है, हैंड रेज़ कर देता है दोस्तों, ठीक है नहीं? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके उत्तर सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट वो होता है, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो बाल विकास में अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बाल विकास के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो जो होता है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, ठीक है दोस्तों? क्योंकि बालक का विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है दोस्तों, ठीक है? और जो है जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति को वैसे भी सीखना ही होता है। तो जब तक सीखता रहेगा तो विकास होता रहेगा दोस्तों। तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 पर हम हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से आजकल परीक्षण किया जाता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होती है विश्वसनीयता, ठीक है दोस्तों? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसीलिए किए जाते हैं दोस्तों क्योंकि ये क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं दोस्तों, ठीक है ना? यानी कि पूरे बिलीवेबल होते हैं कि हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर वो किया जाता है तो जो आंसर है वो बिल्कुल सही है और एक्यूरेट है। तो ऐसे ही अदर चीज़ों में भी होता है दोस्तों। वस्तुनिष्ठ जरूर नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से ही रिलेट है, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन अन्य चीज़ों में भी वस्तुनिष्ठता का परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो एक क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन देना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें? ये तो कोई बात ही नहीं है, तो वो प्रश्न पूछना ही क्यों जिसका उत्तर सब बच्चे जानते हों। जिसका उत्तर कोई भी ना दे सके, अरे भाई इसकी भी क्या ज़रूरत है। जिसका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ये भी कोई कंपल्सन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिनके उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, यानी कि बच्चा सोचे और उसके बाद उत्तर दे। अब कोई रटी रटाई चीज़ है, 10 दिन आप रटा रहे हो उसको, 11वें दिन आप उसी इन क्वेश्चनों को पूछ रहे हो, तो हर बच्चा सही आंसर देगा। उसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन हमें क्या करना है कि उस पर ऐसे क्वेश्चन तैयार कर देने हैं जो पढ़ा रखा है, उसी में से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो जिसके लिए बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ सोचना पड़े, और तब जाके पता चलेगा किस बच्चे ने कितना सीखा है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। अगर जो है किसी का फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता? तो दोस्तों शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कह देते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि। क्योंकि इसमें एक तो शारीरिक वृद्धि भी हो रही है और साथ ही साथ विकास भी हो रहा है। दोनों चीज़ जब एक साथ होते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवृद्धि। ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों 30। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो दोस्तों कौन से जो है संख्या की समझ के महत्वपूर्ण पहलू के अंतर्गत नहीं आता है?
पंक्तिबद्धता, गणना करना, अंक लिखना या संरक्षण। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें जो है संख्यात्मक समझ की बात कह रहा है, तो पंक्तिबद्धता से भी बच्चा संख्याओं की समझ करता है कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। गणना करना 1, 2, 3, 4 काउंटिंग करके भी कर सकता है। अंक लिख के भी उसको संख्याओं की समझ हो रही है, जैसे उसने 15 लिखने के लिए कहा 15 लिख दिया, 20 लिखने के लिए कहा 20 लिख दिया, तो इसका मतलब उसको अंकों की समझ हो रही है। संरक्षण, संरक्षण बिल्कुल इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चंस आने हैं उससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर किया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपने भी स्कोरिंग करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका भी अपनी तैयारी के मजबूती के लिए ही ये क्लास कराई जा रही है। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप ये बताएं दोस्तों कि आपको इसी प्रकार की लगातार क्लासेज अगर चाहिए शिक्षण अभिरुचि से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम डेली इवनिंग पर आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।